पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स। सो लेट्स स्टार्ट। So we have done basic rights, right to equality, right to freedom, article 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Now we would start with article 20. So what does article 20 in the Constitution of India says? It says protection in respect of conviction for offences. यानी कि अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया है या नहीं किया है तो उसके खिलाफ जो कन्विक्शन है, जो सब चीजें होने वाली है, उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। सो आर्टिकल 20 के लिए हमें सबसे पहले आर्टिकल 21 का समझना जरूरी है, विच सेज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। सो इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर किसी लॉ में कोई चीज लिखी हुई है जो बता रही है कि पर्सनल लिबर्टी, उस पे हर्ट हो सकती है, अटैक हो सकती है, तो वहां पे क्या है? वहां पे दिस विल डेफिनेटली कंटिन्यू। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कोई ये चुन्नू लाल है और चुन्नू लाल ने मर्डर कर दिया, या उनके ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने जी मर्डर कर दिया, तो क्या आएगी? अब पुलिस आएगी। पुलिस अपने हिसाब से कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो देखेगी कर सकते हैं या नहीं, और पुलिस क्या करेगी? पुलिस इनको अरेस्ट कर लेगी। और अब अरेस्ट करने के टाइम पे ये जो मर्डरर थे, जो यानी कि चुन्नू लाल थे, वो उनको डेफिनेटली बताएगी कि किन ग्राउंड्स पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है, यानी कि किन बातों पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है, और उनके आसपास के लोगों, जो उनके फैमिली वगैरह है, उनको इन्फॉर्म करेगी। उसके बाद विद इन 24 आवर्स इनको किनके सामने प्रस्तुत किया जाता है? इन्हें सामने लाया जाता है जो मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट के सामने। फिर मजिस्ट्रेट जो है वो बताएगा कन्विक्ट को कि दिस इज बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल, तो आप उसको बेल ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, और उसके बाद इनकी कोर्ट में पेशी होती है। सो दिस वाज व्हाट? दिस वाज द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि ये क्या है? ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है। तो अगर किसी को अरेस्ट करना है तो यहाँ से यहाँ तक की सारी लाइन क्या करनी पड़ेगी? फॉलो करनी पड़ेगी। अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट फॉलो नहीं हुआ है तो उस अरेस्ट को हम बोल देते हैं आर्बिट्ररी अरेस्ट। व्हाट डज दैट वी से? दैट वी से इट एज आर्बिट्ररी अरेस्ट। तो एक चीज ये समझ में आई। अब मान लो ये सब चीज फॉलो हुई थी, आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं था, नॉर्मल अरेस्ट था, और इनको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है कि इनको चुन्नू लाल जी को। अब चुन्नू लाल जी को कोर्ट में क्या कर रहे हैं? पेश कर रहे हैं। अब कोर्ट में जब चुन्नू लाल जी को पेश किया तो ये मान लो जज साहब बैठे और पुलिस ने आके कहा हाँ भैया इन्होंने मर्डर किया है, और जज साहब ने इनको सजा सुना दी। क्या ये सही तरीका है? आंसर इज नो। सही तरीका क्या है कि जज इनको बोलेंगे कि आपके पास राइट है, राइट टू हैव अ लॉयर। आप अपनी बात रख सकते हैं, आप लॉयर जो है वो रख सकते हैं, और उस लॉयर के साथ आप जो भी आप अपनी बात रखना चाहे, जो भी सब चीजें होंगी, सो तब आपका ट्रायल जो है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप चाहो तो लॉयर क्या है? रख सकते हो। अब ट्रायल होने के बाद दो चीजें होंगी। अगर साबित हो जाता है कि यस हाँ ये गुनहगार हैं, तो जब गुनहगार हैं तो फिर इनको क्या किया जाएगा? इनको गिल्टी बोला जाएगा। एंड जो गिल्टी होता है उसके खिलाफ फिर क्या होगी? कन्विक्शन होगी, यानी कि जो भी क्वांटम ऑफ सेंटेंस है, जो भी सजा है, वो सुना दी जाएगी और फिर इनको जेल होगी। और अगर ये गिल्टी नहीं है तो फिर इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, इनका एक्विटल कर दिया जाता है। सो अब जो है कन्विक्शन जो थी, कन्विक्शन के लिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन को फॉलो करना पड़ता है। अब अगर इनमें से एक भी लाइन फॉलो नहीं हुई
तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं आर्बिट्ररी कन्विक्शन, यानी कि वो कन्विक्शन जो सही तरीके से नहीं हुआ है। सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट, तो आर्टिकल 20 क्या करेगा, आर्टिकल 20 आपको ऐसे ही कन्विक्शन से बचाता है, यानी कि कोई भी जज आपके खिलाफ इस तरीके से फैसला नहीं सुना सकता। और आर्टिकल 22 जो है आपका, वो आपको आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन से बचाता है। तो आर्टिकल 21 इज द बेसिक ग्राउंड ऑफ इट। उसके बाद अगर हम देखें तो जो आर्टिकल 20 है ये क्या करेगा आपको, इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, बिल्कुल सही चीज है। इसके अंदर एक और चीज आती है, दैट इज नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी। ये टर्म का मतलब क्या है कि एक ऑफेंस की आप एक से ज्यादा बार सजा नहीं सुना सकते हैं। मान लो कि चुन्नू लाल ही थे, चुन्नू लाल ने चोरी करी थी और 50 रुपए चुराए ने, तो इस 50 रुपए पे आप ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इनको सजा दिला दो, हाई कोर्ट में भी दिला दो, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी दिला दो, ऑल्दो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। उसके बाद अगर मान लो इनको स्टेट ने सजा सुना दी है उस चीज की, तो उसी चीज की सजा उनको सेंटर नहीं सुना सकता। तो नो डबल जियोपार्डी, यानी कि बेसिकली एक गुनाह की एक ही बार सजा होगी। हाँ, उन्होंने दोबारा 50 रुपए चुरा लिए तो दोबारा वापस से सजा होगी इन्हें, लेकिन एक ही गुनाह की 2 बार सजा इन्हें नहीं होगी। सो नो डबल जियोपार्डी होता है उसके अंदर। उसके अलावा एक और प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है, दैट इज नो एक्स फैक्टो लॉ। बेसिकली मतलब क्या है इसका, फैक्टो लॉ, कि जो क्राइम है या क्रिमिनल लॉ है, इट डज नॉट ट्रैवल बैक इन टाइम। यानी कि मान लो ये चुन्नू लाल है और चुन्नू लाल ने कोई क्रिमिनल लॉ किया 2010 में। जब इन्होंने 2010 में ये गुनाह किया था तो 2010 में इसके खिलाफ कोई सजा नहीं थी, पर 2017 में मैंने कानून बना दिया कि अगर ऐसा कोई कन्विक्ट करेगा तो उसको सजा होगी। तो मैं बैक में से चुन्नू लाल को नहीं बुला सकती हूँ कि हाँ चुन्नू भैया आपने जरा ये 7 साल पहले क्राइम किया था, तब ये क्राइम की कैटेगरी में नहीं था, अब ये क्राइम की कैटेगरी में है और आओ जी अपनी सजा ले जाओ। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। सो जिसके अंदर नो एक्स फैक्टो लॉ, यानी कि ट्रैवल बैक करके आप किसी को सजा नहीं दे सकते हो। तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है लॉ में, दैट इज ऑथ्रोफॉइस। ऑथ्रोफॉइस कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, ऑथ्रोफॉइस कन्विक्ट इज वंस कन्विक्टेड कांट बी कन्विक्टेड अगेन फॉर सेम ऑफेंस, यानी कि इफ इट इज वंस कन्विक्टेड इट कांट बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंसेस ट्वाइस या थ्राइस, इसके सिर्फ एक ही बार उस चीज की उसको सजा मिलेगी। सो दिस वॉज आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 30। इसके अंदर कुछ और बेसिक टर्म्स हैं। अगर हम देखें तो एक टर्म यूज होता है यहाँ पे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि अगर नेचुरली जस्टिस हम करें, नेचुरली हमें किसी को न्याय देना होगा तो हम उसे क्या देते हैं, उसमें आ जाता है आपका राइट टू लॉयर। राइट टू लॉयर होगा जिसको ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम बोलते हैं, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। और उसमें क्या हो जाएगा कि देयर शुड बी ऑलवेज थर्ड पार्टी जो फैसला सुनाएगी। यानी कि अगर ये पुलिस है और ये चुन्नू लाल थे हमारे, तो जो जज साहब होंगे ना, ये क्या होंगे, ये बिल्कुल इन दोनों से अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि ये इनसे रिलेटेड होंगे। तो नेचुरल जस्टिस के ये प्रिंसिपल्स होते हैं, नॉर्मल प्रिंसिपल्स। फिर हमने आर्टिकल 22 में देखा कि इसमें आपको अरेस्ट और डिटेंशन से जो है आज़ादी मिलती है, बट इसी में एक चीज़ आती है, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब है कि आपने कोई गुनाह नहीं किया है, ये चुन्नू लाल थे, चुन्नू लाल ने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी इनको अरेस्ट किया जा सकता था। अब इनके अरेस्ट के ग्राउंड्स क्या हो सकते थे, इनके अरेस्ट के ग्राउंड्स हो सकते थे कि कुछ ये ऐसा फ्यूचर में कर सकते हैं जो कि नेशन को नुकसान कर सकता है।
आप बात समझ रहे हैं कि नेशन हमेशा ऊपर है, इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इफ द इंटरेस्ट ऑफ नेशन कोलाइड्स विद इंटरेस्ट ऑफ लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल देन नेशन ऑलवेज विंस। सो इस केस में इन्हें अरेस्ट किया जा सकता था पर मैक्सिमम 3 months के लिए, बट दिस वाज एक्सटेंडेबल, इसको एक्सटेंड किया जा सकता था। हाई कोर्ट में पैनल ऑफ जजेस बैठते थे, अगर उन्हें लगा कि कोई सफिशिएंट कॉज है तो इस चीज़ को ऑलवेज एक्सटेंड अप किया जा सकता है। ऑल्दो इसमें जो थे इसका गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो दिसंबर 1969 में इसको रिपील कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बट इसी के जैसे बहुत सारे लॉ आए थे, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, और टाड़ा पोटा, इसको बाद में खैर इसको भी हटा दिया गया था। फिर आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें, इन पे भी सफिशिएंट ग्राउंड्स अगर होते हैं तो बिना कोई जुर्म किए आपको जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन। इसमें आपकी कंट्री की जो सवेरेंटी है उस पर बात आ गई थी। ठीक, अब आर्टिकल 21 होता है आपका राइट टू लाइफ। बेटा बस देखो, आप एक चीज समझो, ये जो राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जानवरों जैसे जीना नहीं है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स मैनी थिंग, मैनी बहुत सारी चीजें। आपकी लक्ष्मीकांत में आप ये देखना 35 लिस्ट दे रखी है। तो राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। वी आर नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस, वी हैव टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते थे। अब जो सुसाइड होता है ना, आईपीसी की धारा 309 के तहत जो अटेम्प्ट करता है सुसाइड, मर गया तो मर गया, पर अगर बच गया ना तो उसको सजा थी। अब इसके खिलाफ एक केस हुआ था, दैट वाज पी रथिराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसमें क्या आई थी कि राइट टू डाई इज ऑल्सो राइट टू लाइफ, यानी कि जो आप सुसाइड है उसको आप कन्विक्ट मतलब उसको आप ऑफेंस नहीं बोल सकते हो। सो सेक्शन 309 शुड नॉट बी पनिशेबल, मतलब कुछ ऐसा बात उठा था यहाँ पे। फिर आपका एक दिक्कत क्या हुई कि 2006 में बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है, दैट वाज ज्ञान कौर केस। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। इसमें देयर वाज अ लेडी, एक लेडी थी जो कि थी सास, और एक लेडी थी जो कि थी बहू। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसा नहीं सोचना है। सो ये जो सास थी, इसकी जो बहू थी बेचारी बड़ी परेशान रहती थी, तो ये सुसाइड करना चाहती थी या इसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे। और जो सास थी ना, उसने इसको भड़काने का काम शुरू कर दिया कि हाँ तुझे तो मर जाना चाहिए, तू तो धरती पे बोझ है, तू तो कल मुई है, ये है वो है। तो काफ़ी कुछ इसको भड़काने का काम जो थी वो सासू माँ कर रही थी। मतलब शी वॉज, एक टर्म यूज होता है अबेटिंग फॉर सुसाइड, वो भड़का रही थी इसको सुसाइड करने के लिए। अब इसके खिलाफ पूरा वापस से केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये क्या बोलती हैं कि जज साहब आप सुनिए, मैं तो मेरी बहू की फंडामेंटल राइट को अचीव करने में हेल्प कर रही थी। फंडामेंटल राइट क्या? राइट टू डाई इज ऑल्सो राइट टू लिव। अब सुप्रीम कोर्ट परेशान, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये तो गलत इंटरप्रिटेशन हो गया कुछ अपना। फिर इसमें यहाँ पे इन्होंने जजमेंट दिया कि राइट टू डाई, जो राइट टू डाई है फंडामेंटल राइट है तो सही, बट डाई वो तब होगा जब कोई नेचुरल डेथ का केस होगा। नेचुरल डेथ का केस कहाँ पे सुना था आपने? ये 2010 में अरुणा शानबाग केस सुना होगा आपने। अरुणा शानबाग का केस जो था, एंड शी वॉज अ नर्स, एंड उनको जो थी यूथेनेशिया देने की बात हुई थी, एंड यहाँ पे वो केस लग गया कि राइट टू डाई इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। बट इसमें सिर्फ मेन जजमेंट क्या आता है कि ये सिर्फ नेचुरल डेथ के केस में होगा। तो ये हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि हम कभी भी जाके कुछ भी ऐसे मौत मांग सकते हैं, नहीं।
भगवान ने अगर हमें लाइफ दी है तो किसी रीजन की वजह से दी है, एंड स्टेट के लिए हमारी लाइफ एक रिसोर्स है, तो उसको हम वैसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। इन द केस ऑफ नेचुरल डेथ वी कैन डू। सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 21, 22 एंड 20। अब आता है आर्टिकल नंबर 23। सो 23 एंड 24 क्या होता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 23 क्या बोलेगा? आर्टिकल 23 सेज कि प्रोहिबिशन, किस चीज में प्रोहिबिशन होगा? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक खरीदना बेचना, इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स को कोई खरीद बेच नहीं सकता है, एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि कोई आपसे फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकता है, फ्री में कोई आपसे काम फोर्सफुली और फ्री में आपसे काम नहीं करवाया जा सकता है। तो इट इज ऑल प्रोहिबिटेड प्लस पनिशेबल, यानी कि इसके खिलाफ जो है आप कोर्ट में भी आवाज उठा सकते हो। सो इसको बचाने के लिए बहुत सारे लॉज लेके आए, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया आपका, और जो स्लेवरी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है, डायरेक्ट नहीं बोलता है बट उसका इम्प्लिसिट अगर हम मतलब देखें तो उसमें क्या निकलेगा कि स्लेवरी बैन है, कि स्लेवरी आप नहीं करवा सकते। उसके बाद फिर ये लेके आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एक्ट, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन वगैरह से बचाने के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट लेके आए थे हम। सो ये सारी चीजें जो थी ये किसके अंदर आ जाती है? आपकी आर्टिकल 23 मेजरली, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक in human beings and of course forced labor. Then comes article number 24. What does article number 24 say? That is prohibition of किस चीज का prohibition? Employment। भैया एम्प्लॉयमेंट किस चीज में? ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोहिबिट कर दिया इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। सो एक्सेट्रा का मतलब क्या? जो फैक्ट्रीज रिलेटेड टर्म है वो। तो उसके लिए भी हम बहुत सारे लॉ लेके आते हैं। क्या लॉ लेके आते हैं हम 1986 में? दैट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। इसके अंदर लेस देन 14 ईयर्स के जो भी बच्चे थे उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट की जो थी इजाजत नहीं थी, कोई भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट करके एम्प्लॉयमेंट देके उनका बचपन उनसे नहीं छीन सकता था। फिर इसके अंदर आप ये देखिए इन ऑल एक्टिविटीज इनको जो था ना बैन कर दिया गया था। ऑल एक्टिविटीज, ऑल मतलब ऑल, बट बाद में जो था इसको अमेंड किया गया था और उसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शन दी गई थी। एक्सेप्शन मेजरली दो चीजों में दी गई थी, दैट इज जो आपका फैमिली ओन्ड बिजनेस है, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे बच्चे एम्प्लॉयड होते हैं, तो जो एग्रीकल्चर है उसमें आप काम कर सकते हो बट आफ्टर स्कूल आवर्स, यानी कि स्कूल आवर्स के बाद। दूसरा एक्सेप्शन है आपका मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में और फैमिली ओन बिजनेस में एक्सेप्शन है, वहां पे 14 से कम साल के बच्चे वर्क कर सकते हैं। आपने बहुत बार टीवी में देखा भी होगा। सो आर्टिकल 24 बच्चों को प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट से, एंड इससे ही रिलेटेड एक हमारा DPSP भी है 39B, जिसमें चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन की बात की जाती है। ये ओरिजिनली नहीं था, दिस वाज एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो आर्टिकल 24 में मेजरली प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, यानी कि जो चीजें जो बच्चे को हार्म कर सकती है, बच्चे के लिए हार्मफुल है, तो वहां से इसको हटा दिया गया था। ठीक, देन कम्स आर्टिकल 25। सो आर्टिकल 25 क्या बोलता है? अच्छा, 25 से 28 क्या होता है? 25 to 28, वेरी गुड, कि आप इसमें अपना कोई भी रिलीजन है वो फॉलो कर सकते हो, राइट टू फॉलो योर ओन रिलीजन। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 सेज दैट इज फ्रीडम ऑफ
किस चीज की फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, वेरी गुड, टू प्रोफेस, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन। देखो कितनी बढ़िया बात बोली उन्होंने कि आप अपना रिलीजन प्रोफेस भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रोपगेट भी कर सकते हो, कि मान भी सकते हो, मनवा भी सकते हो, फैला भी सकते हो, बहुत सारी चीजें आप अपने रिलीजन के साथ कर सकते हो। अच्छा, राइट टू रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड राइट नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी कि आप चाहो कि कोई भी रिलीजन ना फॉलो करो तो वो भी एक अपने आप में रिलीजन ही होता है। बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि हाँ ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी कोई भी फॉलो कर लेगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होंगी आपकी? पहली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो दैट वुड बी पब्लिक ऑर्डर, यानी कि ऐसा नहीं कि पब्लिक ऑर्डर भंग हो जाए उससे। सेकेंड इज हेल्थ, आपकी हेल्थ पे असर नहीं पड़ना चाहिए। फिर आ जाता है मोरालिटी, एंड चौथी चीज आ जाती है कि पार्ट 3 में जो भी सब फंडामेंटल राइट्स या सारी चीजें हैं उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो पार्ट 3 में आपके 12 से लेके 35 तक जितनी भी सारी चीजें 12 to 35 वो भंग नहीं होना चाहिए। सो वेरी इजी, बहुत बेसिक सा आर्टिकल 25 आपको कहता है। अब देखो आर्टिकल 26 क्या कहता है। आर्टिकल 25 में क्या था? दिस वॉज इंडिविजुअल बेस्ड, कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं हूँ चुन्नू लाल, तो मैं जो चाहे वो फॉलो कर सकता हूँ, जिस रिलीजन को चाहे उस रिलीजन को मान सकता हूँ, प्रोफेस कर सकता हूँ, प्रोपेगेट कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बस मुझे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े, हेल्थ ना खराब हो, मोरालिटी ना खराब हो, और पार्ट 3 का कोई और जो चीज़ है वो ना बिगड़े। अब आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 सेज दैट इज फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। सो आप फ्री हो मैनेज करने के लिए अपने रिलीजियस अफेयर्स को, बट दिस इज गिवन टू अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। This is given to a religious denomination. Who is a religious denomination? So Constitution defines it as कि ये कोई ग्रुप हो सकता है जिनके अपने यूनिक सेट ऑफ रिलीजियन प्रैक्टिसेस हैं, यूनिक सेट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस है, और एक उनका यूनिक नेम है। ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखी है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन होने के लिए। एग्जाम्पल में अगर हम लें, आप एग्जाम्पल में आर्य समाज ले सकते हो, पूरा का पूरा इस्लाम ले सकते हो, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, तो इनको कलेक्टिव राइट मिलेंगे, बट इनके भी कुछ ऑब्वियस सी बात है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे। तो इनका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? पहला तो है पब्लिक ऑर्डर, यानी कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या है इनका? हेल्थ, एंड थर्ड है मोरालिटी। सो जो पार्ट 3 वाला था ये इसके अंदर नहीं है, यानी कि आप पार्ट 3 के जो भी राइट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। राइट है या रॉन्ग ये हम बाद में देख लेंगे, बट हाँ यू कैन डू दैट। सो आप अपने जो भी रिलीजन है उसे बढ़ावा दे सकते हो एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, बट हाँ 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो इसी पे हुआ था हमारा सबरीमाला केस। आई होप आप सबने नाम सुना है सबरीमाला केस का। अब सबरीमाला में केस जो था वो था क्या? इसके अंदर हमारे जो सबरीमाला मंदिर है इसमें लॉर्ड अयप्पा हैं। अब ये पूरा लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है, तो जो उनके पुजारी हैं वो एक तरीके से उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो लॉर्ड अयप्पा चाहते हैं। और लॉर्ड अयप्पा क्या चाहते हैं कि 15 to 50 ईयर्स की वुमेन, यानी कि वो वुमेन जो मेंस्ट्रुएशन एज में है वो वहाँ पे ना जाए। ये बात इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन को बहुत अच्छी नहीं लगी। किसे अच्छी नहीं लगी? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन, कुछ लेडीज थी इसमें, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन। अब ये जो एसोसिएशन था इसने क्या बोला कि इट इज़ हर्टिंग माय आर्टिकल 14
एंड 15। आर्टिकल 14 क्या था, राइट टू इक्वालिटी, एंड 15 था कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो उसमें एक चीज थी सेक्स, तो सेक्स के नाम पे, मेल फीमेल के नाम पे आप अलग नहीं कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। बट ये चीज़ जो मंदिर वाले थे उन्हें भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या बोला कि कैसी बात कर रहे हो जी, हमारा तो आर्टिकल 26 हमें क्या इजाज़त दे रहा है, हमारा आर्टिकल 26 हमें इजाज़त दे रहा है कि आप मैनेज कर सकते हो रिलीजियस अफेयर और यू कैन ऑल्सो हर्ट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विनर किसे घोषित कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन को विनर घोषित किया था, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि आपका जो टेम्पल है वो आर्टिकल 26 में नहीं आ रहा है, वो आर्टिकल में 25 में आ रहा है। 25 में जो है वो क्या है, वो आप अगर हर्ट करते हो पार्ट 3 ऑफ किसी भी पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स को, उसको आप टच करते हो तो फिर दैट इज रॉन्ग। सो ये बेसिक चीज़ें थी, बाकी इसको अभी फिर से चैलेंज किया गया है। जो भी सब चीज़ें हैं वो आगे जैसे भी होंगी हम इस चीज़ में डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिक यही केस था। नाउ कम्स आर्टिकल 27। व्हाट डज आर्टिकल 27 सेज? इट सेज फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन ऑन रिलीजियस अफेयर्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रिलीजियस अफेयर पे आप टैक्स नहीं लगाओगे, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियन को प्रोफेस करने के नाम पे आपसे टैक्स नहीं ले सकती। वो नहीं कह सकती कि मैं टैक्स ले रही हूँ राम मंदिर के नाम पे, कि राम मंदिर के नाम पे 2% सेस, तो नो, गवर्नमेंट कैन नॉट डू दिस। तो आप ऐसा टैक्स कभी नहीं लगा सकते हो जो किसी एक या तो रिलीजन के नाम पे हो या फिर एक ऐसा सेस जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ाने के लिए हो, कि मैंने ये 2% सेस लगाया है और ये जो 2% सेस है मेरा, ये क्या है, ये मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ाऊंगा, मैं मान लो क्रिश्चियनिटी को बढ़ाऊंगा, तो गवर्नमेंट कैन नॉट डू दिस। इसके अंदर जो फीस होती है, फीस इसमें इंक्लूड नहीं है। गवर्नमेंट फीस ले सकती है, इंस्टीट्यूशंस फीस ले सकते हैं क्योंकि वो मेंटेनेंस वगैरह के लिए हैं। सो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली गवर्नमेंट जो है इन दो केसेस में टैक्स नहीं लगा सकती है।